मीडिया में हिंदी सिखा रहे हैं, आप बच्चों को स्कूल लेकर आते हैं, उनको जो है तैयार करते हैं। और ये आई थिंक सभी को पता है, कोई भी इससे अछूता नहीं है कि बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना, उनको हिंदी स्कूल लाना कितना कठिन कार्य है। और जबकि उनको स्कूलों में हिंदी का कोई ऐसे लगता है जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम हिंदी एक हमारा जो है एक माध्यम है जिसकी वजह से हमारी जो बहुत ही अच्छी भारतीय संस्कृति है उसको सीखने का, उसको पास लाने का। और मैं कृपया मैं कहूंगा कि सब लोग तालियों से हमारे जो अध्यापक अध्यापिका माता पिता इन सबका अभिवादन करें, धन्यवाद करें। और इसी के साथ अब मैं जो है महामहिम भारतीय उच्चायुक्त साहब श्री गोपाल बागले जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो हम सबको यहाँ पर आकर संबोधित करें। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। लगता है फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स चाहते हैं कि माइक का इस्तेमाल किया जाए, तो मैं माइक का इस्तेमाल करता हूँ। संतोष गुप्ता जी, भारतीय समुदाय के यहाँ पर आने सभी वरिष्ठ सज्जन और देवियों, हिंदी प्रेमी, हिंदी के अध्यापक अध्यापिकाएं, प्यारे बच्चों, भारतीय उच्चायुक्त से मेरे सहयोगी, आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जैसा शुरू में कहा गया, मैं भी यहाँ पे जिस जगह हम लोग मिल रहे हैं उसके जो संरक्षक हैं उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ, और उनके भूत, वर्तमान और भविष्य में जो उनके बुजुर्ग हैं उनके प्रति भी अपना सम्मान व्यक्त करता हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान मैं व्यक्त करना चाहता हूँ इस औपचारिकता के बाद आप सबके प्रति, क्योंकि आज शनिवार है, इतवार है एक्चुअली छुट्टी का दिन है, कुछ कम समय मिलता है परिवार के साथ बिताने के लिए। बसंत का मौसम है, फ्लोरिएड एक एग्जीबिशन फूलों की लगी हुई है, और भी आकर्षण है कैनबरा में, कैनबरा के आसपास पारिवारिक उत्तरदायित्व होते हैं, काम होते हैं घर में, बच्चों को भी बुजुर्गों को भी। और उसके बावजूद आप सब ने आज यहाँ आकर के, इस वक्त पूरा हॉल भरा हुआ है, लोग बाहर भी खड़े हैं, यहाँ तक कि हमारे जो उच्चायोग के अधिकारी और सहयोगी हैं वो भी बाहर खड़े हैं। सो दे आर ऑल आउटस्टैंडिंग ऑफिशियल्स। और उन्होंने शायद साबित भी कर दिया है कि दे आर आउटस्टैंडिंग। तो लेकिन आप सब यहाँ पर आए हैं, ये हमारे लिए, भारतीय उच्चायोग के लिए बहुत सम्मान का विषय है। और सम्मान इसलिए क्योंकि हिंदी के प्रति प्रेम एक सरकारी उत्तरदायित्व नहीं है, खाली सरकारी उत्तरदायित्व नहीं है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की भाषा बोलने से कोई भाषा चलती नहीं। ये बात आज से नहीं, ये बात पौराणिक काल से और उसके पहले से सबको पता है। क्योंकि जब संस्कृत शास्त्रों की भाषा रह गई, करीब 1500 साल बाद कबीर को कहना पड़ा, संस्कृत भाषा कूपवत भाखा, संस्कृत जल है कूप का, भाखा बहता नहीं। भाखा उन्होंने भाषा के लिए कहा था। संस्कृत के लिए असम्मान की बात नहीं थी, लेकिन ये कहने का मतलब था उनका कि भाषा प्रयोग से जिंदा है। भाषा का जब आप इस्तेमाल करते हैं तब वो जिंदा रहती है। कुछ चीजें होती हैं जो प्रयोग से घिस जाती हैं, भाषा प्रयोग से घिसकर चमक जाती है, और ये चमक, इसकी जो ज्योति, इसकी जो कौंध है, इसका जो आकर्षण है, वो जिंदा रहता है लोगों के दिल में। और आप आज यहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे आमंत्रण का आपने जो सम्मान किया वो तो है ही, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन किसी न किसी स्तर पर भाषा के साथ आपका जो प्रेम है, भाषा की, हिंदी भाषा की जो चमक, हिंदी भाषा की जो कौंध, का जो आकर्षण आपके दिल में है, उसके लिए भी मैं आपका साधुवाद करता हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ कि भारतवर्ष से हजारों किलोमीटर दूर आपने इस भाषा की ज्योति को, इस भाषा के प्रकाश को न सिर्फ अपने दिल में जला करके रखा है, बल्कि जो अगली पीढ़ी है, हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने इतनी प्यारी गणेश वंदनाएं गाई, जिन्होंने इतने प्यार से आज ये सज धज कर तैयार होकर के हमारे बीच में आए हैं, इनके मन में भी बहुत से सवाल होंगे भाषा के प्रति कि हम क्यों भाषा को इतना महत्व देते हैं, हम क्यों हिंदी पढ़ते हैं। जैसा संतोष जी ने कहा कि कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के स्कूलों में भाषा हिंदी को पढ़ाना शुरू किया जाए, और मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूँ, इस प्रयास के लिए और इसके लिए शुभकामनाएं
शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भाषा क्यों? जैसे आपने कहा कि कोई उसका लगता नहीं कि कोई उसका व्यवहारिक उपयोग है या उसका कोई सिला मिलेगा, उसका कोई इनाम मिलेगा, उसकी वजह से स्कूल में कोई खास चीज बच्चों को तरक्की मिलेगी। लेकिन जैसे मैंने कहा, भाषा खाली सरकार के प्रयोग से, सरकार के कहने से जिंदा नहीं रहती। भाषा हमारे इस्तेमाल से जिंदा रहती है। और ये चाहे हमारे ग्रंथ हों, जब हम भाषा पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है। आप में से कितने हैं जिन्होंने अपने बच्चों के साथ बैठ करके जो भी आपका धर्म ग्रंथ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, चाहे रामचरितमानस हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी ग्रंथ हो, आप में से कितने हैं जिन्होंने कम से कम एक बार अपने बच्चों के साथ बैठ करके किसी धर्म ग्रंथ का पाठ किया? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपकी धार्मिकता देखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था, मैं खाली इस बात को पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि हमारी भाषा का महत्व क्या है। हम चाहे अपने कार्यालय में, बिजनेस में, बाहर कम्युनिटी में, कई बार अपने घर पर, और यहाँ तक कि व्हाट्सएप में भले ही अंग्रेजी का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने ग्रंथों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को हम भाषा में अनुवाद तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा का स्थानांतरण, उसकी आत्मा को उनमें नहीं उतार पाएंगे। तो हमारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब जी हो, चाहे वो रामचरितमानस हो, गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, कोई भी ग्रंथ हो, वो खाली धर्म के ग्रंथ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। वो हमारी सभ्यता की धरोहर है, वो हमारी सभ्यता को उसमें संरक्षित रखते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे विश्वास, हमारे मूल्य भले ही 21वीं शताब्दी के परिवेश में ढल करके, लेकिन किसी रूप में हमारे बच्चों के पास पहुंचे, तो भाषा अनिवार्य है। जो भी भाषा हो आपकी, हिंदी, संतोष जी ने कहा, सम्मान की बात है कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है, गर्व की बात है, प्रेम की बात है। जितना, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मैं अपनी माता से प्यार करता हूं तो मैं सबकी माताओं से प्यार करूंगा, सबका आदर करूंगा। भाषा भी वही चीज, भाषा भी एक प्रकार की माता है। माता ज्ञान देती है, भाषा ज्ञान भी देती है, जोड़ती भी है। माता पालन पोषण करती है, भाषा उस पालन पोषण के बाद हमें समाज के बीच में स्थापित करती है। तो मैं इस बात पर थोड़ा सा जोर देना चाह रहा था कि हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा भारत के बाहर आकर के पढ़ना मात्र एक औपचारिकता नहीं है, उसका एक वास्तविक उपयोग है, उसका एक पर्पस है, उसका एक उद्देश्य है। और वो उद्देश्य है हमारी संस्कृति की वाहिका के रूप में, एज द व्हीकल ऑफ आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड वैल्यूज, वो भाषा हमारे बच्चों को हमारे अतीत से जोड़े रखे। वो अतीत जिससे हम सब बने, वो अतीत जिसका अंश हम सबके अंदर विद्यमान है और बढ़ता जाएगा। तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, खाली 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। एक तो ये कि जब हमारे बच्चे भाषा के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी भाषा हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, तमिल हो, हिंदी हो, अगर हम उनको खाली किताबों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो उनकी रुचि बनाना उसमें मुश्किल है। मेरा अपना अनुभव अपने बाल्यकाल से, अपने बचपन से ये रहा है कि प्रतियोगिताएं, चाहे वो गीत संगीत की हो या कविता की हो या किसी और चीज की हो, वो अगर भाषा पर आधारित है तो बच्चों की रुचि उसमें ज्यादा बढ़ती है। इन अदर वर्ड्स, अगर हम साहित्य का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो अमरचित्र कथा हो, चाहे वो रामायण हो, बच्चों के लिए बहुत सी आती हैं, हमारे पास भी बहुत सारी हैं, चिन्मय जी को पता है इसके बारे में, भारत में बहुत उपलब्ध है। अगर हम रुचिकर तरीके से, रुचि के तरीके से बच्चों को भाषा से जोड़ेंगे तो उनका जो जोड़ है, भाषा के साथ जो बॉन्ड है, लगाव है, वो ज्यादा बनेगा और वो अपने मन से पढ़ेंगे। दूसरी चीज संतोष जी मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने कही कि हमें और भी भारतीय भाषाएं पढ़नी चाहिए। उसकी वजह ये है कि बहुत सी भाषाएं, जैसे आप जानते हैं, भारत में मोटे तौर पर हम 2-3 भागों में बांटते हैं। एक तो आर्यन लैंग्वेजेस, आर्य भाषाएं जो इंडो आर्यन ओरिजिन की हैं, जिसमें उत्तर और पश्चिम की लगभग और पूर्व की भी लगभग सभी भाषाएं आ जाती हैं। दूसरी द्रविडियन भाषाएं, जिनमें 4 हमारी दक्षिण भारत की भाषाएं आती हैं।
उसके अलावा इंडो टिबेटन, बर्मीज टिबेटन ओरिजिन की भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में। कोई भी भाषा हो, इनके बीच में आपस में हमेशा अंतरक्रिया रही है, इंटरेक्शन रहा है। इन्होंने एक दूसरे को पोषित किया है सैकड़ों हजारों साल के दौरान। आप अभी अमीर खुसरो को अगर आप देखें तो 13वीं शताब्दी में, माने 800 साल पहले करीब, उन्होंने जो भाषा लिखी, अभी भी हम गाते हैं, वो जो पहेली आपने शुरू करी, तो मुझे अमीर खुसरो की पहेलियाँ याद आ गई। मेरी मम्मी जो थी और मेरे मामा जी जो थे, वो मुझे पहेलियों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सिखाया करते थे। और अमीर खुसरो की पहेलियाँ आप लोगों में से शायद जो मेरी उम्र के हैं या मेरी उम्र से बड़े हैं, उनको ज़रूर पता होंगी कि हमारे उत्तर भारत में तो ख़ास तौर से बहुत प्रचलित थी। उनकी भाषा अगर आप पढ़ें और अब की जो हिंदी हम बोलते हैं उसको आप देखें, तो आपको ये साफ समझ में आएगा कि जो हिंदी है उसमें कितनी दूसरी भाषाओं के शब्द आए हैं और हिंदी से कितने शब्द दूसरी भाषाओं में गए, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, या फिर यहाँ तक कि तमिल और मलयालम, जो शब्दकोश है इनका आजकल के समय में, वो ज़्यादातर संस्कृत के शब्दों से बना हुआ है। तो अगर हम एक भाषा पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञान हमारे कल्चर के प्रति अधूरा रह जाएगा। मैं आपको ये सुझाव देना चाहूँगा, बल्कि आग्रह भी करना चाहूँगा कि भले ही छोटे रूप में, भले ही खाली नमस्ते दुआ सलाम के शब्द और उसके वाक्यांश या वाक्य सीखें, लेकिन एक और भारतीय भाषा से ज़रूर जुड़ें। हम लोग सब भारत में बहुभाषाई माहौल में पढ़ते हैं, मल्टीलिंगुअल एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। 3-4 भाषाएं आमतौर पर सबको जानना हो ही जाता है। अब जैसे बहुत से लोग हैं हम में से जो भारत में कई जगह काम कर चुके हैं, अलग अलग जगह हमने काम किया है। किसी ने दक्षिण भारत में 5 साल काम किया है, किसी ने पंजाब में 10 साल काम किया है, किसी ने पूर्वी भारत में काम किया है। तो अगर आप जैसे मान लीजिए फौज है, उसके कोई अफसर है, वो अगर भारत में कई जगह पोस्टेड होते हैं तो अपने आप वो जगह की भाषाएं जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। मेरे पिताजी डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में थे, तो हम लोग भारत में कई जगह हैं, तो 4-5 भाषाओं के शब्द तो ऐसे ही आ गए। लेकिन अगर हम उनका इस्तेमाल करते रहें, अगर हम उनको सीखते रहें सहज तरीके से, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि और भाषाओं में कितना ज्ञान है, कितना सार है। अब जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विशेष समारोह आयोजित किया था, जिसमें उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश पर्व है उसके उपलक्ष्य में उन्होंने ये कहा कि इसमें हमारी परंपरा है। अगर हम उसको पढ़ें तो हम देखते हैं कि चाहे वो गुरु नानक साहिब जी हों, चाहे वो कबीर हों, या उसमें अन्य गुरुओं ने जिनके पद या साखियाँ या शब्द जिनके गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं, वो किस तरीके से हमारी सारी संस्कृति को, हमारी सारी प्यार मोहब्बत और एक दूसरे से जुड़ने की जो मानवतावादी संस्कृति है उसको अपने में समेटे। इसी तरीके से भारत में और जगह नामदेव हैं, गौरांग प्रभु हैं, मतलब कोई गिनती नहीं है। अगर मैं इनके नाम लेना शुरू करूं तो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा। मूल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हम एक भाषा और, भारतीय भाषा और सीखेंगे और गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं उत्तर भारत से हूं तो मैं मराठी या बांग्ला या गुजराती, क्योंकि उनकी लिपि भी मिलती है देवनागरी से, लेकिन क्यों ना हम वो ट्राई करें, वो कोशिश करें जो कि हमारे लिए थोड़ी मुश्किल है। कोशिश कर सकते हैं तमिल सीखने की, मलयालम सीखने की, तेलुगु सीखने की। तो ये सुझाव मैं देना चाह रहा था कि भारतीय भाषाओं में जो आप देखना चाहते हैं वो ये कि एक भाषा से जरूर जुड़ें। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था कि भाषा जिंदा रहती है शब्दों के माध्यम से, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है लिपि, स्क्रिप्ट। एक भाषा जब संविधान में संतोष जी ने जैसे बताया 1949 में वो स्वीकार किया गया 14 सितंबर को कि भारत की भाषा हिंदी राजभाषा होगी, राष्ट्रभाषा होगी। उस वक्त ये बहस भी थी, शायद आप लोगों में से बहुत को ना पता हो, कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाएगी। हिंदी के ऊपर तो सहमति होगी, लेकिन हिंदी किस लिपि में लिखी जाएगी, किस स्क्रिप्ट में लिखी जाएगी, उसके ऊपर भी थोड़ा बहस हुई। कई लोग इस बात के पक्षधर थे कि हिंदी को पॉपुलराइज करने के लिए, क्योंकि देवनागरी लिपि बहुत कम लोगों को पता थी उस टाइम प्रोपोर्शनेटली, अगर उसको हम इंग्लिश में लिखें, रोमन में लिखें, तो शायद ज्यादा लोगों को
उससे जुड़ सकेंगे और ज़्यादा लोग हिंदी को इस्तेमाल करना सीख सकेंगे। उनको मुश्किल नहीं होगी, जो भारत में भी हिंदी भाषी क्षेत्र के बाहर रहते हैं, वो लोग भी अगर रोमन स्क्रिप्ट में लिखना शुरू कर दें तो हिंदी का प्रयोग ज़्यादा हो सकता है। अपने आप में ये तर्क महत्वपूर्ण, और अगर आजकल हम लोग व्हाट्सएप देखें तो हम समझ जाएंगे कि तर्क गलत नहीं है। क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ कब जा रहे हो तो मैं लिख देता हूँ KADJARAHEHO। टेक्नोलॉजी, मेरा आपसे आग्रह है कि सुविधा तो अपनी जगह है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाषा के आत्मा के साथ साथ उसके रूप को भी अगर हमें बना करके रखना है तो कृपया कोशिश करें कि अगर आप पंजाबी में टेक्स्ट भेज रहे तो गुरुमुखी में लिखें। ऐसी कोई बात, मैं हिंदी के बारे में खाली नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जिस भी भाषा का आप प्रयोग करते हैं उसकी लिपि को उसके साथ रखें, क्योंकि जब आप लिपि को भाषा से अलग कर देंगे तो आत्मा से शरीर अलग हो जाएगा। और प्राणियों के लिए तो बड़ा सिंपल है, आत्मा से शरीर हुआ तो आपको सबको पता है क्या होता है, लेकिन भाषा अनूठी चीज है। आत्मा से शरीर हो जाता है अलग तो भी भाषा शताब्दियों तक जिंदा रह सकती है, लेकिन फिर जो रूप आगे जाकर के लेती है वो पता नहीं होता क्या होगा। और इतिहास में इसके बहुत उदाहरण मौजूद है, दुनिया में इसके बहुत उदाहरण मौजूद है। कुछ लोग आए, उन्होंने एक देश के ऊपर शासन करना शुरू किया, उसको जीत लिया, अपनी भाषा उन्होंने थोपनी चाहिए लेकिन पूरा नहीं थोप पाए, तो इसलिए देशी भाषा जो वहां की भाषा थी वो भी उन्होंने साथ में रखी, लेकिन स्क्रिप्ट अपनी रखी। ऐसा कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, इसके दर्जनों उदाहरण, इसलिए मैं किसी विशेष उदाहरण को नहीं कोट करना चाहा। लेकिन होता क्या है कि दसियों साल बाद, सैकड़ों साल बाद वो जो भाषा, जो वहां की भाषा थी, जमीन की भाषा थी, किसी दूसरी स्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, उसकी वजह से उसका रूप इतना बदल जाता है कि वो पहचान के बाहर हो जाती है, और थोड़े दिनों बाद उसकी जो आत्मा है, उसका जो सार है, जैसे मैंने कहा हमारी संस्कृति, मूल्य, ये उसमें से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाते हैं। तो मेरा अपना व्यक्तिगत स्तर पर भी और जैसी हमारी भाषा नीति है उसके हिसाब से भी मेरा सुझाव ये है कि अगर आप व्हाट्सएप भेजें तो कोशिश करिए कि एक दिन में एक मैसेज, एक संदेश, एक, ज्यादा नहीं कह रहा, एक संदेश। गुड मॉर्निंग कहते हैं हम लोग ज्यादातर, आजकल तो गुड मॉर्निंग का भी क्या हो गया सब बच्चों को पता होगा, GM। गुड नाइट GM। मेरे को पहले बार किसी ने GM भेजा तो मैंने कहा जनरल मैनेजर ये क्या। तो मैं थोड़ा पिछली शताब्दी का प्राणी। नमस्ते, नमस्कार, कितना आसान। और आजकल तो टेक्नोलॉजी है, व्हाट्सएप में सब कुछ मौजूद है, सारे फोन्स में जो कीबोर्ड है वो कई भाषाओं में है। और मैं हिंदी का ही नहीं कह रहा, अब जैसे सत श्री अकाल, अब सत श्री अकाल दुर्भाग्य के कारण मैं गुरुमुखी में नहीं लिख सकता, लेकिन मेरे जो भी पंजाबी या सिख मित्र हैं, मैं जब उनको सत श्री अकाल लिखता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ मैं पूरा लिखूँ सत श्री अकाल, क्योंकि सत श्री अकाल अपने आप में एक मंत्र है, वो प्रार्थना है, वो शुभकामना है, वो प्रणाम है, तीनों चीजों के अंदर इकट्ठे। लेकिन जब हम उसको SAS कर देते हैं तो हम पता नहीं, मुझे नहीं पता उसकी आत्मा को संरक्षित रख पाते या नहीं रख पाते। हम अपनी बात तो जल्दी से कह दी हमने, आजकल जल्दी का जमाना है, इंस्टेंट चीजें हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भले ही अगर आप दिन में 25 बार सत श्री अकाल किसी को मैसेज भेजते, कम से कम एक बार पूरा लिख दें। और अगर लिख सकते हैं तो गुरुमुखी में लिख दें। नमस्कार अगर एक बार लिख सकते हैं तो एक बार देवनागरी में। भाषा के साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसकी आत्मा को उसके शरीर से जोड़ रखें। जैसे आपने अपने जो आपका शरीर है, जो आपका प्रवास है यहाँ, उस काल में, ये आपका फिजिकल परिवेश है, ये आपका भौतिक परिवेश है, उसमें आपने देश की आत्मा को, भारत की आत्मा को अपने अंदर संजो करके रखा है। मैं नहीं देख सकता कि ये किस तरीके से अलग अलग किया जा सकता है, ये दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मिले हुए हैं। उसी तरीके से मेरा आग्रह है कि भाषा की आत्मा को, भाषा के शरीर को साथ रखें। बच्चों को जब सिखाएं भाषा,
तो रुचिकर माध्यम से सिखाएं। उसके लिए अगर कोई मदद चाहिए, कोई आपको सुझाव चाहिए या सहायता चाहिए, आपको अगर उसके लिए कुछ उपकरण चाहिए, ऑडियो कैसेट या वीडियो वगैरह या टेक्स्ट बुक्स या कॉमिक बुक्स, तो हम उसके लिए तैयार हैं सहयोग करने के लिए। और एक न एक भाषा, भारतीय भाषा और जो आपको आती है उसके अलावा ज़रूर सीखने की कोशिश करें। भले एक वाक्य सीखें उसके अंदर, नमस्ते, दुआ सलाम, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपने खुद भी अनुभव किया होगा, जब आप किसी दूसरे परिवेश में जाकर के उसकी भाषा का एक शब्द भी बोल देते हैं, एक वाक्य भी बोल देते हैं, भले गलत प्रोनाउंसिएशन से बोलें, उसकी आत्मा खुश हो जाती है। लेकिन ये खाली उसको खुश करने के लिए नहीं है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, भाषा का काम है जोड़ना, भाषा का काम है बांटना नहीं। कुछ लोगों ने भाषा का इस्तेमाल बांटने के लिए किया है, वो एक दूसरी चीज़ है। लेकिन हमारा और आपका काम, जहाँ हम बात कर रहे हैं, वो भाषा का काम है जोड़ना। जब हम अपनी भाषा का सम्मान और अपनी भाषा से प्यार करेंगे तो लाजमी है कि हम दूसरी भाषा का सम्मान और उससे भी प्यार करेंगे। हिंदी का संदेश हमेशा जोड़ने का रहा है। हिंदी का संदेश हमेशा प्यार का, मोहब्बत का, मानवतावादी, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीयवादी रहा है। इन शब्दों के साथ मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आपने सबने भाग लिया और आप आए हैं। आगे के कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपका। भारत की कूटनीति के उज्जवल सितारे हैं ऐसे गोपाल बागले जी पर हमको गर्व महान। सादगी और ज्ञान के अद्भुत धारे हैं, जहां भी रहे बढ़ाया देश का मान। आपकी स्पीच में इतनी सारी बातें थी सीखने के लिए कि मेरा मन कर रहा था मैं पॉइंट्स लेती चली जाऊं, क्योंकि हर एक वाक्य जो आपने कहा उसमें कुछ ना कुछ सीख थी। और क्योंकि अब हम पेरेंट्स हैं, हम माता पिता हैं, तो आई थिंक बहुत कुछ सीखने को मिला। और सेम संतोष जी ने भी जो कहा कि आई थिंक आप सबको यहाँ जो आए हुए हैं, सब प्लीज अपने लिए एक बार ताली बजाइए, क्योंकि अध्यापक हैं, माता पिता हैं, और हम जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, आई थिंक उसका हमें जरूर लाभ मिलेगा आगे जाके। सो भारत माता की जय। अब समय है सुरों की बारिश का। हमारे छोटे छोटे कलाकार प्रस्तुत करेंगे दो मधुर गीत। पहला गाना है बच्चे मन के सच्चे, जो कि फिल्म दो कलियों से है। बच्चे भेदभाव, लालच या कपट नहीं जानते। जैसा कि कहा गया कि वसंत का मौसम है और वसंत जब आता है तो कविता की जो है वसंत और कविता का बड़ा अच्छा संगम होता है। सोहनलाल द्विवेदी की कविता की कुछ पंक्तियां कहता हूं। खास करके हमारे कैनबरा में जो है वसंत में फूलों का मेला भी लगता है। लेकर सुगंध बह रही है पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दिगंत, आया वसंत आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छोड़ती कुछ तान, है सब जीवों के सुखी प्राण, इस सुख का अब नहीं अंत, आया वसंत आया वसंत। जी हाँ, वसंत जो है काफी सुख लेकर आ रहा है। और हमारा ये कवि सम्मेलन अगले 40-45 मिनट तक अगर आप हम कवियों को झेल सकते हैं तो वो भी सुख लाएगा। और आपसे अनुरोध यही है कि हम सभी जो कवि हैं शौक से लिखते हैं, केवल एक ही पारिश्रमिक है आपकी जोरदार तालियां अगर आपको कविता अच्छी लगे। मैं जानता हूं कि आपने काफी तालियां बजाई हैं, शायद आपके हाथ थक गए होंगे, थोड़ी बहुत फिर भी कोशिश करते रहिए। तो कवि सम्मेलन का आरंभ करते हैं। और दूसरा एक अनुरोध जो बहुत ही कठिन अनुरोध है, मैं मालूम है आज के युग में अपना जो है मोबाइल फोन थोड़ा सा अपना स्विच ऑफ रखें। बहुत ही कठिन काम है। एक पुराने जमाने में होती थी एक कहानियां कि राक्षस की जान तोते में हुआ करती थी और तोते की गर्दन मरोड़ दो तो राक्षस भी मर जाता था। आजकल हम लोगों की जान तोते की तरह फोन में रहती है, और फोन बंद कर दो तो हम लोगों की भी जान गायब हो जाती है। फोन हाथ में हो तो दिमाग बावला, और फोन हाथ में न हो तो दिमाग और भी बावला। तो कवि सम्मेलन का आरंभ करते हैं। पुनीता जी नहीं है क्या? पुनीता मलिक अभी आ रही है। चलिए कोई बात नहीं। तो हम अनुरोध करते हैं। एक्चुअली कविता से पहले हमारा
कविता जी आप वहां मत जाइए, यहीं आ जाइए सीधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हिंदी दिवस के आयोजन पे ही मैं हिंदी के ही बारे में एक छोटी सी दो कुछ पंक्तियां अपने बारे में अपनी कविता के माध्यम से आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। हिंदी मातृभाषा नहीं, संवेदनाओं का उद्गार है। जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द, शब्द हर अक्षर वात्सल्य है, प्यार है। विधिवत यदि कोई बोले तो कृतज्ञता का आभार है। पीढ़ी दर पीढ़ी अवतरित मूल्यों का उपहार है। एक भाव शैली अनेक शब्दों का भंडार है। गद पद हो लेखन भाषण, शब्दावली अपार है। बोलचाल कोई भाषा हो, हिंदी ही आधार है। और यदि कोई अच्छे से बोले तो लगता मंगलाचार है। अब भी देर नहीं हुई, ये जान लो, हिंदी है हमारी मातृभाषा, ये पहचान है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कविता आपने सुनाई तोनिका जी हिंदी के बारे में। और हिंदी मातृभाषा, अच्छे से बोलो तो अच्छी लगती है। और हिंदी के लेकिन अलग अलग रूप हैं। हिंदी जो है सारे देश को जोड़ती है। और चाहे वो अपने पंजाबी लोग हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं, हरियाणा में हिंदी अलग तरीके से बोलते हैं। तो मुझे जैमिनी हरियाणवी की एक कविता याद आ रही है, स्त्री बनाम स्त्री। एक दिन एक पड़ोस का मैं हरियाणवी बोल नहीं पाता, कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन एक पड़ोस का छोरा मेरे पे आके बोलिया, चाचा जी आप अपनी स्त्री दे दो, आप अपनी स्त्री दे दो। मैं चुप। वो फिर कहने लगा, चाचा जी अपनी स्त्री दे दो ना। जब उसने यही कहा दोबारा, मैंने अपनी बीरबानी यानी पत्नी की तरफ किया इशारा। ले जा भाई, ये बैठा। छोरा कुछ शर्माया, कुछ मुस्काया, फिर कहने लगा, नहीं चाचा जी वो कपड़ा वाली। मैं बोलिया, तेने देखो कौन है, ये कपड़ा में ही तो बैठी से। वो छोरा फिर कहने लगा, चाचा जी तुम तो मजाक करो सो, मने तो वो करंट वाली चाहिए। मैं बोला, हरी बावली औलाद, तू हाथ लगा के देख, ये करंट भी मारवे थे। ये हरियाणवी की कविता थी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मोहन सिंह जी को। मोहन सिंह बहुत ही अच्छे कवि हैं। हरियाणवी की तो बात छोड़िए, वो शुद्ध हिंदी की जो बात हो रही थी वो उसमें कविता लेते हैं। मोहन सिंह जी। जरा माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे। चीट नोट्स दिख रहे हैं। अब कविता तो जब कभी को एक बार मंच मिल गया तो फिर वो हिलने का नाम नहीं लेते। परंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि समय का मुझे थोड़ा सा आभास है और उसी में कविता लिखने का प्रयास है। सर्वप्रथम इस धरा के जो परंपरागत अधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। ननामाल जनशक्ति, उसके साथ ही भारतीय उच्चायुक्त, उप उच्चायुक्त संतोष गुप्ता जी, हिंदी को चलाने वाले कैनबरा में, बालक बालिकाएं जो हिंदी सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, देवियों सज्जनों, और साथ ही कविगण जो यहाँ पे अपनी कविता करने के लिए आए हैं, हम सभी। किशोर जी, आपका हार्दिक धन्यवाद। मैं चाइना में था और वहाँ पे इनका मैसेज आया, मैंने उनको तुरंत जवाब दिया वहाँ से कि हाँ मैं आऊँगा। तो मैं भी दो दिन पहले चाइना से आया।
मैं जो कविता लिखने का प्रयास करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा आपका और आपका ध्यान भी चाहूंगा इस पे। मैं जो कविता लिखने का प्रयास करता हूँ उसमें मैं अपने समाज से, विभिन्न घटनाओं से प्रभावित होता हूँ और उन्हीं को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। तो उसी पे मैंने लिखी है और मेरी कविता का जो शीर्षक है आज वो है कलयुगी चीत्कार। हम कलयुग में हैं, ये कहते हैं कि काल की युग है। उसी पे मैंने कविता लिखने की कोशिश की है, जिस हिसाब से हम अभी पूरे विश्व में देख रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, यूक्रेन में, आपके इस्राइल, गाजा, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान, वगैरह, कतर, उसी पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। धर्म की आड़ में, धर्म की आड़ में भावनाओं की बाढ़ में, धर्म की आड़ में भावनाओं की बाढ़ में चीत्कार थी मानवता अंधकार में, चीत्कार थी मानवता अंधकार में। विध्वंस का वास है, विध्वंस का वास है, शवों का अंबार है। विध्वंस का वास है, शवों का अंबार है, मौत के तांडव से भागने की दरकार है, मौत के तांडव से भागने की दरकार है। आप देखिए कि क्या हो रहा है दुनिया में और फिर इन पंक्तियों को समझने का प्रयास करिए प्लीज। जिंदगी है खौफ में, जिंदगी है खौफ में या शासकों के शौक में, जिंदगी है खौफ में या शासकों के शौक में। निराशा का राज है, भ्रष्टाचारियों के सर ताज है, निराशा का राज है, भ्रष्टाचारियों के सर ताज है। सिसकता बचपन, सिसकता बचपन करहाती जवानी है। वृद्ध हो या महिलाएं, सबकी यही कहानी है। आप देखिए गाजा में किस तरह से क्या हो रहा है। कहीं भीड़ की भरमार है, कहीं भीड़ की भरमार है, कहीं मदद की पुकार है, कहीं तरसती जवानी तो कहीं लटकती तलवार है, कहीं तरसती जवानी तो कहीं लटकती तलवार है। कहीं कुचलते जीवन, कहीं कुचलते जीवन तो कहीं खाक होती आत्माएं हैं, कहीं खाक होती आत्माएं हैं। कोई किसी को निस्ता नाबूद का पर्ण, कोई किसी को निस्ता नाबूद करने का पर्ण, तो कोई मिट्टी में मिलाने की बात है, तो कोई मिट्टी में मिलाने की बात है। कहीं नागवार बात को, कहीं नागवार बात को जिहादी जामा पहनाने की होड़ है, कहीं नागवार बात को जिहादी जामा पहनाने की होड़ है, तो कहीं किसी को भगवान का अवतार बताने की दौड़ है, तो कहीं किसी को भगवान का अवतार बताने की दौड़ है। आखिर मानवता का अर्थ क्या है? आखिर मानवता का अर्थ क्या है? मानव एवं पशु में फर्क क्या है? निरीहों को निरंतर, निरीहों को निरंतर ध्वस्त करने का संकल्प क्यों? निरीहों को निरंतर ध्वस्त करने का संकल्प क्यों? दाने दाने के मुहताजों को भूख से मारने का जश्न क्यों? दाने दाने के मुहताजों को भूख से मारने का जश्न क्यों? कहीं बमों से ध्वस्त होती इमारतें, कहीं बमों से ध्वस्त होती इमारतें, तो कहीं चीथड़ों में बिखरते शव क्यों? तो कहीं चीथड़ों में बिखरते शव क्यों? क्या मानवता का अंत हो गया? क्या मानवता का अंत हो गया? तो सब के सब मौन क्यों? तो सब के सब मौन क्यों? क्या लालच का दौर है या अधिक पाने की होड़ है?
क्या लालच का दौर है या अधिक पाने की होड़ है? देश बर्बाद हो रहे हैं, धरा अवसाद से व्यथित है, मगर इस त्रासदी का अंत आता नहीं नजर क्यों? मगर इस त्रासदी का अंत नजर नहीं आता क्यों? धर्म की आड़ में, भावनाओं की बाढ़ में, चीत्कारती मानवता अंधकार में। बहुत बहुत धन्यवाद।